तो साइंस है कब की है भैया? 2019 का फर्स्ट सिटिंग है। फर्स्ट सिटिंग यानी प्रथम पाली की, ठीक है। प्रथम पाली का एग्जाम जो बिहार बोर्ड में पूछा गया वो क्लास में ही आपको बार बार बोलते हैं ध्यान दीजिए, फोकस करिएगा। आज पढ़ रहे हैं, आज टेस्ट में बैठिएगा, आपको खुद पता चल रहा है कि सर काहे बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्लास में ध्यान दिया, वो सब टेंशन छोड़ दो, होता रहता है वो सब। अनदिना समझ लीजिए कि रोज का टॉनिक हो गया आपका, ठीक है। गार्जियन है, आपको सुनना पड़ेगा, आपको कंप्रोमाइज करना, पढ़ना है थोड़ा दिक्कत है, कम नींद लीजिए, शरीर को थोड़ा सा नुकसान होगा लेकिन करना तो पड़ेगा बुआ। बिना कष्ट के जिसको आराम से सब कुछ मिलेगा नहीं पड़ेगा, ये पढ़ता है सब कुछ सुविधा है, झूठ मूठ के जो भी बोले कि हम पढ़ रहे हैं, तो जिसको आसानी से सुविधा, यही लोग आसानी से सुविधा मिलता है, कुछ करता है। ऐसा लड़का कहता है कि हम हंसुआ चला देना, अरे देसी कुत्ता बिलायती बोल रहे, बाप दादा जिंदगी में तोरा इतना गो से इतना हो कि हंसुआ चला के अब तुरा कर, हाँ ये हंसुआ है दादा, ये तो टेढ़ी हो गई है, ये खुरपी है दादा, पीछे पतली आगे बड़ी हो गई है। तो यहाँ के देसी कुत्ता मिला। हम लोग भी लड़का में घास घर सब किए हैं, झारखंड में गए तो वही बात मकई की दादा व्हाट इज दिस, तो दादा ऐसा कुकुर काटिस ना फिर बुलाइए जाइए, ठीक है। ठीक है, जब चिंता न करिए, मन से पढ़िए, हमारा तो हम समय से कोशिश करेंगे कि आपको पढ़ा के छुट्टी दे दे, ठीक है। आइए, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव, कौन सी प्रभाव? टिंडल प्रभाव कौन सा घटना के कारण होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण क्या क्या होता है? आपको आकाश नीला दिखाई देता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। आकाश आपको कैसा दिखाई देगा? आकाश नीला, तो किसके कारण? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन क्या है? लाइट छितरा गया तो प्रकीर्णन हो गया। प्रकाश यानी लाइट आया वो छितराने लगा तो उसी को प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन देखिए कि नहीं, जंगल में या बगीचा में जाए तो ऐसा आता लाइट जैसे नहीं, वही क्या प्रकीर्णन। या अंधेरा कमरा में घुस जाइए तो कहीं से लाइट आता है तो देखिए तिरछा दिखाई देता है ना, तो क्या है? टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव किसके कारण? प्रकाश का प्रकीर्णन। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। स्वच्छ आकाश आपको नीला नीला दिखाई देना, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। अपवर्तन के कितने नियम? 2 नियम, एकदम याद रखिएगा। अपवर्तन के कितने नियम? 2। और दोनों नियम को बार बार पूछता है कि अपवर्तन के नियम को लिखिए, प्रवर्तन के नियम, ये भी ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? 2 नियम। प्रकाश का विक्षेपण, विक्षेपण मतलब वर्ण विक्षेपण, यानी रंग को बट जाना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता, ठीक है। तो टिंडल प्रभाव प्रकाश का कौन सा घटना? प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण क्या बनता है? टिंडल प्रभाव। बोले कोई दिक्कत? निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन तो कौन है? C2H4, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त होता है CnH2 N+2, कौन है ये बताइए तो इसका नाम? एल्केन होमोसा, एल्केन है। एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कैसा है? संतृप्त, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्केन को कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। उसके बाद आता है एल्कीन, क्या आता है? एल्कीन। तो एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n, या थोड़ी पहले एल्कीन के बाद एल्काइन। एल्काइन का फॉर्मूला केन किन काइन। एल्केन एल्कीन एल्काइन। केन में 2 हटा देना है, किन में 2 हटा देना है, काइन में 2 घटा देना है। सटाइए, हटाइए, घटाइए, ठीक है। तो ये हो गया एल्केन, क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्केन हो गया संतृप्त, ये दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये दोनों क्या हो गया? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्कीन एल्काइन हो गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्केन हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है।
तो इस पर देखो, इस पर रखल है कार्बन 2 गो है, तो यहाँ 2 गो रखे, 2 दूना 4, तो C2H4 हुआ ना, तो क्या हो गया एल्कीन, एल्कीन। ठीक है, तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्या असंतृप्त, ये फार्मूला पूछता है। ठीक है, तो भुलाइएगा तो याद है, एल्कीन एल्काइन, एल्केन एल्कीन और एल्काइन, केन कीन काइन, केन में 2 जोड़ना है, किन में 2 हटा देना है, काइन में 2 घटा देना है, सटाइए हटाइए घटाइए, ना याद करिए तो बुरा में जाइए। निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में जैसे खाना वाना बनाता है, गैस क्या है? ईंधन है। कोयला क्या है? ईंधन है। लकड़ी क्या है? ईंधन। जिससे आप खाना बना रहे हो क्या है? ईंधन है। तो किसको हम लोग ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं? तो किसको करते हैं? एथेनॉल को। एथेनॉल को, एथेनॉल को किसके लिए करते हैं? ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। एथेनॉल को किसके लिए प्रयोग करते हैं? ईंधन के रूप में। अब भविष्य का ईंधन आपको पूछेगा तो भविष्य, गलत लिखा गया, सही लिखा है। भविष्य, भविष्य का ईंधन आपको पूछेगा भविष्य का ईंधन कौन है? तो हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन गैस लिख दिया, हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन पूछे तो हाइड्रोजन, यानी आने वाला समय में हाइड्रोजन का प्रयोग करके हम लोग ईंधन के रूप में करेंगे, क्योंकि असीमित मात्रा में मनमानता। तो भविष्य का ईंधन बोले तो हाइड्रोजन, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन। इनमें से किसका उपयोग करते हैं ईंधन के रूप में? तो इथेनॉल को। ठीक है, इथेनॉल को। निम्न में थोड़ा छोटे रखिएगा कि वहां सही से है, ठीक है, कि थोड़ा सा हमको लिखने का भी जगह है। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला क्या होता है? जैसे घास हुआ, घास को मान लो बकरी खाया, बकरी को हम लोग चाव दिए, ये आहार श्रृंखला होगी। समझाइए क्या हो गया? आहार श्रृंखला। घास है मान लो, समझो घास है, घास को खाया कीड़ा, कीड़ा को खाया मुर्गा, मुर्गा को हम लोग चाव दिए, तो क्या हो गया? आहार से। हम लोग मारे तो हम लोग घी दूध खा गया, ठीक है, कोई जानवर खा गया, तो क्या हो गया? आहार श्रृंखला। समझे कि नहीं? तो ये हो गया आहार श्रृंखला का नहीं मानो। घास था, हिरन खाया, हिरन को शेर खा गया या बाघ खा दिया, क्या हो गया? आहार श्रृंखला। समझे कि नहीं? आहार श्रृंखला समझ आया? आहार श्रृंखला। तो निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? ये देखो, घास, घास है, गेहूं अलग अलग है, ये आहार श्रृंखला है? नहीं। घास है, घास को खाया बकरी, बकरी को खाया माना, ये आहार श्रृंखला है। घास था, घास को खाया बकरी, बकरी को चाप दिए हम लोग। आगे बढ़ाने का और भी हो सकता है, मरता आदमी तो गिद्ध बाघ खाता है ना, हो खाता है कि नहीं? मछली उछली भी खाता है, फिर मछली को मानव चाप दिया, तो हो गया आहार श्रृंखला। क्या हो गया? आहार श्रृंखला। बकरी है तो बकरी को गाय खाएगा, तो ये आहार श्रृंखला नहीं है। घास है तो घास को मछली खाएगा, खाता है घास को मछली, घास को मछली समुद्र या जंगल नदी के अंदर घास रहता है, उसको मछली खाता है, ठीक है, तो मछली खाया, मछली को बकरी खाएगा, तो ये आहार श्रृंखला नहीं है। ये देता घास और मछली, मछली के बाद कुछ नहीं, मानव आ जाता तो चाव देता है। मानव धर के कैसनों को चावने का औकात रखता है, तो ये जिसको लगातार चावले चल जाएगा क्या है? आहार श्रृंखला। समझ घुसा कि नहीं? तो धीरे धीरे जाने दीजिए, अब गलत मत सोचिए। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या, जो हमारा हृदय, हृदय मतलब दिल, ठीक है, जनस में एक ही को दिल मंगवैया हजार, तो ऐसी रात से गाना गया ना, निर्गुण वाला, इसका ध्यान है ना, लय धर लेता है। तो मानव के हृदय, हृदय मतलब हार्ट, हृदय मतलब हार्ट, हार्ट मतलब अपना भाषा में बोलते हैं दिल।
हार्ट बोले तो दिल। कोष्ठक को कोष्ठक मतलब तो इसका भाग, कोष्ठक मतलब भाग, कोष्ठक का मतलब भाग। तो दिल है, दिल का हम लोग ऐसे डायग्राम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। आम के पतैया पर लिखा तानी लेकर, ठीक है, तो यही दिल है। तो इसको जो दिल है ना उसको 4 भाग में बांटे हैं। एक भाग और दूसरा हुआ 1 2 3 4, ठीक है। तो हृदय यानी हार्ट को क्या कोष्ठकों में बांट दिया है? 4। कोई दिक्कत? तो दिल में भैया 4 भागों में बांटा। दिल में कुछ नहीं, खाली बिल है। दिल में खाली क्या है? बिल है, यानी छेद है, छोटा छोटा, करोड़ों अरबों में। तो मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या 4। कोई दिक्कत? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, ह्रास मतलब कमी, ह्रास मतलब कमी, कमी मतलब कम रहा है। तो ऑक्सीजन कमता किसमें है बताइए तो? इसमें भैया कमता है। इसमें क्या होता है? कमता। ऑक्सीजन कमता है, इसमें ऑक्सीजन बढ़ता है, जुटता है, वृद्धि होता है, अधिक होता है, ठीक है। तो उपचयन में बढ़ता है ऑक्सीजन, अपचयन में घटता है, कमता है, कमी होती है, ठीक है। तो आज यहाँ से एकदम कंफर्म है, आएगा एग्जाम में। संयोजन वियोजन अभिक्रिया, यहाँ से बोले संयोजन वियोजन विस्थापन द्विविस्थापन प्रतिस्थापन संचारण दंश सब उसमें पढ़ाए हैं। विकृत गणिता क्या होता है सब पढ़ाए हैं। यहाँ से एकदम एग्जाम, फाइनल एग्जाम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव ना पूछा, देखो तो सब्जेक्टिव। संचारण में क्या होता है? संचारण में जैसे ही आया अम्ल के संपर्क में या आर्द्रता, कोई भी धातु है, कोई भी क्या है धातु, अम्ल के संपर्क में आ गया या आर्द्रता के संपर्क में, तो क्या हो जाएगा? संचारित हो जाएगा। इस घटना को संचारण कहते हैं। धातु क्या है? लोहा, टीना, ये सब धातु है। इसको छोड़ दीजिए, आर्द्रता, आर्द्रता मतलब शीत में छोड़ दीजिए, पानी नहीं में छोड़िए, आर्द्रता हो गया, या अम्ल उनके संपर्क में आ गया तो संचारित हो जाएगा। तो फिर से ये रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। ह्रास यानी कमी होता है, क्या कहलाएगा? अपचयन। यदि ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो उपचयन, बढ़ता या वृद्धि होना या अधिक हो जाना तो उपचयन। अम्ल आर्द्रता के संपर्क में कोई धातु आएगा तो उसको क्या होगा? संचारण। आगे, तुम तो ठहरे परदेसी, दादा कब जाओगे? आगे बढ़ाइए। का भइल हो? आधुनिक आवाज सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? समूह को ही कहते हैं वर्ग। समूह को ही क्या कहते हैं? वर्ग। इसकी संख्या 18। कितनी? 18। ऊर्ध्वाधर होता है कि क्षैतिज? ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा खड़ा, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा खड़ा। तो जो खड़ा खड़ा होता है उसको समूह कहते हैं या वर्ग कहते हैं। तो आपको कहता है कि आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ को की कहते हैं? वर्ग या समूह कहते हैं। इसकी संख्या 18 होती है। अब है 7 को क्या होता है? आवर्त ना हो, दिखाई दे रहा है। आवर्त की संख्या क्या गो? 7 गो। ये क्षैतिज रहता है, इसे क्षैतिज कतार, गिरल गिरल क्षैतिज कतार है तो उसको आवर्त कहेंगे। क्षैतिज कतार है तो आवर्त कहेंगे। इसकी संख्या 7। यदि भैया ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा खड़ा है, एकदम खड़ा खड़ा है तो उसको कहेंगे क्या? वर्ग या समूह। इसकी संख्या होती 18। आधुनिक आवासानी को खोजे कौन? हेनरी मोसले, मौसी जी, हेनरी मोसले।
भुलाइएगा, अरे भुलाइएगा। तो चलिए एक बार फिर से, आधुनिक आवर्सानी में समूहों की संख्या, इसी को वर्ग भी कहते हैं। समूह या वर्ग ऊर्ध्वाधर खड़ा रहता है। फिर आते हैं कि आधुनिक आवर्सानी में आवर्त रहता है 7 गो, क्षैतिज रहता है गिरल गिरल। आधुनिक आवर्सानी का हेनरी मौसी खोजे हैं, हेनरी मौसले। कोनो दिक्कत? तत्व आधुनिक आवर्सानी में 118 गो तत्व है। कै गो? 118 तत्वों की संख्या कै गो? 118। आप 12th 11th में जाए तो 118 के बारे में 9 से 9 फाड़ के पढ़ना है, समझे कि नहीं? रे बाबू बला काहे से बोला ही ना, चले आओ। ए बउआ, खाद्य पदार्थों के डिब्बे, खाद्य पदार्थ में खाने वाला सामान के डिब्बा, ठीक है? तो खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों? यानी खाने वाला कोई डब्बा है ना, तो उसमें जिंक का परत नहीं चढ़ाता, किसके तरह देता है? टीन का लेप, यानी ऊपर से टीन का पेंट कर देता है। जिंक का नहीं करता, टीन का कर देता है। तो काहे करता है? काहे करता है कि जो जिंक है नहीं, अधिक अभिक्रिया है, जल्दी रिएक्शन कर लेगा। हवा वो में से आ गया तो तुरंत रिएक्शन, धड़ाक से रिएक्शन करके जंग लग जाए, जंग लग जाए तो खाना खराब हो जाएगा। टीन है धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, ठीक है? ये धीरे धीरे से ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, तो ये अधिक अभिक्रियाशील है, आइए काम, इसलिए इसका उपयोग करते हैं खाने वाला पदार्थ के डिब्बा में। तो देख लीजिए कहाँ है, टीन अपेक्षा जिंक अधिक है, टीन कम है, जिंक अधिक है। टीन का सूत्र होता है SN, याद रखिएगा। संकेत क्या होता है? SN। टीन का संकेत बोले या सिंबल बोले तो SN। और जिंक का तो जानवे करते हैं। वाह, कितना होशियार है तुम, ऐसा चेला मिले तो मास्टर के बर्बादी है, कि नहीं? निम्नांकित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण? पुनरुद्ध भवन कलमी, कलमी सुने हैं? कोई पेड़ का कलमी होता है, बगल से इसे निकाल दिया, मतलब पेड़ है, ठीक है? समझिए, मान लीजिए यहाँ डहानी निकल गया जाए, ठीक है? ऐसा मट्टी लगा देता है ना आदमी, तो जो जड़ी निकल जाता है, जैसे इसे काट देते, छेंच के लगा देते हैं अल्लाह, तो वो पेड़ हो गया। तो इसी को पुनरुद्ध भवन कहते हैं। हाँ, इसी को पुनरुद्ध, इसी को कलमी भी लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? कलमी। तो पुनरुद्ध भवन किसमें होता है? हाइड्रा में। या पुनरुद्ध भवन के एक और उदाहरण है। पुनरुद्ध भवन मतलब तोड़ के आप लगा दीजिए, जैसे अड़हुल का फूल तोड़ते हैं लगा देते हैं, तो क्या गया? पुनरुद्ध भवन। गुलाब का फूल तोड़ के उसके डाली लगा दीजिए, हो गया, तो हो गया पुनरुद्ध भवन। या आप सोहजन खाते हैं, झारखंड में उसको सोटी कहता है। क्या कहता है? सोटी। उसको भी डाली तोड़ के गांठ दीजिए, गांठ दीजिएगा वो अपने हो जाएगा। तो भी कहता है बाधा नहीं विकास करे, एक बार गांठ दीजिए ना, हम फल दे देंगे, समझे कि नहीं? हाइड्रा में पुनरुद्ध भवन, हाइड्रा में क्या? पुनरुद्ध। अमीबा में पोषण की कौन विधि? द्विखंडन। वाह, अमीबा में द्विखंडन। आगे हाइड्रा में पुनरुद्ध भवन, ठीक है? अरे ठीक है, आगे बढ़ो ना। कौन आया था? आने दो, कौन था? रहने दो। पानी छोटा करो ना सिरस को, अरे छोटा करने तो लसार रहे ने, छोटा कर बउआ मेरे, बस अतनी ऊपर कर दो। अरे दिख जाएगा, थोड़ी आँख सबका थोड़ी कमजोर है। हम लोग का देखो बुढ़ारी में दिख रहा है, तो जवान लड़का है। आओ कम लमारे बोले, ऊपर करो, चलो। स्टील जाने दे रहा है। चलो चलो देखो ये क्वेश्चन पढ़ो।
अरे तुमको बहुत कुछ दिखाई देता है, उम्र ऐसा नहीं कि तुमको बहुत कुछ दिखाई, रियलिटी दिखाई देना। तुम बागेश्वर बाबा बन जाओ, तुम यहाँ थी लगाओ, सबसे पहला कस्टमर हम रहे। थैंक यू। आइए, तांबे की तार कहे, ध्यान दो, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है। इस कुंडली पर प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन हो जाएगा? तो आधा। राधे राधे, वाह, राधे राधे। ठीक है, प्रेमानंद महाराज भी राधा के पुजारी। तो तांबा के तार है, यानी बार बार उसको तांबा लपेट दिए हैं, गोल गोल गोल। अब मान लीजिए हम तांबा के तार है, तो जैसे ही हम आधा से घूमे तो आधा विद्युत धारा की दिशा बदल जाएगा, फिर ऐसे आधा घूमे तो विद्युत धारा की दिशा बदल जाएगा। आधा घूमने के बाद तांबा की कुंडली में यदि विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? बदल जाएगी। सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 17 कि 7 कि 5? बताइए। 6। सल्फर परमाणु होता है, उसका परमाणु संख्या 16 नंबर में सल्फर आता है। सल्फर की परमाणु संख्या 16। इसको जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा तो कक्षा होता है KLMN, ये कक्षा का नाम है, पहनने वाला कक्षा नहीं, ठीक है, सेल, ठीक है। तो सब हम कक्षा ध्यान दे कि हमारे बाबू पीला पीला ब्लू ब्लू हरियर हरियर चड्डी पहनते, तो वो बोला नहीं है कक्षा, समझे कि नहीं? इस सेल वाला है, इलेक्ट्रॉन रखने वाला कक्षा है। ये कक्षा में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। तो क्या नाम है? KLMN। तो 16, पहला में 2 से ज्यादा नहीं रख सकते हैं, तब 16 में 2 चल गया, और बाद 8 से ज्यादा नहीं, 8 से कम रख सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं। तो पहला में 2 रखे तो दूसरा में 8, क्या हो गया? 8 और 2 10 गो, तो बच्चा क्या गो? 6 गो। तो बाह्यतम आखिरी में, तो आखिरी में क्या गो बच्चा? तो सल्फर परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। सल्फर का परमाणु संख्या बोले तो 16। नशा में मत रहो। सल्फर के परमाणु संख्या 16। एस, सल्फर मतलब एस, सल्फर मतलब एस, इसका परमाणु संख्या 16। जब इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए तो सेल का नाम है KLMN। पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 6, यानी बाह्यतम कक्षा में 6। अब बचबे नहीं, क्या क्या आगे बढ़ेगा? तो बाह्यतम कक्षा में 6। कोष्ठकों की संख्या कितना इलेक्ट्रॉन रखाएगा, उसका फॉर्मूला आता है 2n का पावर स्क्वायर। एक कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रखाएगा उसका। आइए, ग्लूकोज क्या गिरा? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज, पहले तो ग्लूकोज का सूत्र बोलिए। तो क्या पूछा है? ऑक्सीजन का गो 6 गो, 6 गो मार दो। बोले हैं कि पूछेगा, बताए थे। कभी कार्बन पूछता है ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन क्या गो, तो कार्बन क्या गो 6 गो। यहाँ पूछा ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन क्या गो, तो 6 गो। हाइड्रोजन पूछे तो 12 गो। कोनो दिक्कत? हम बोले कि पहले ही पूछेगा। चलिए आइए, बढ़िए ना, आगे ना है। चलो इसको बता दीजिए। नहीं, अरे रहे दो। नई क्रांति चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी पढ़ाए हैं, चिन्ह परिपाटी पढ़ाए हैं। तो नई क्रांति चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। बीम की दूरी यानी माइनस में लेंगे कि प्लस में, तो सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से माप लीजिए। याद करिए, याद है? तो बीम की दूरी, बीम मतलब होता है वस्तु, बीम मतलब वस्तु। तो वस्तु का जो दूरी लेंगे ऋणात्मक, वस्तु की दूरी ऋणात्मक यानी माइनस में, वस्तु की दूरी माइनस में। काहे कैसे दर्पण रहेगा, ठीक है। अब वस्तु हमेशा इधर रखाता है, यहाँ से नापेंगे, ध्रुव हुआ, यही किला गारल है, नपाई यहीं से होगा, समझे? यहीं से, तो यहाँ से नापाई तो एन्ने आ रहा है, उल्टा चल रहा है ना, तो उल्टा चलेंगे तो माइनस, तो वस्तु तरफ आ रहा है तो माइनस। कोई दिक्कत? तो बोला कि नई क्रांति चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी किस में लेंगे? ऋणात्मक यानी माइनस में लेंगे। चलिए आगे।
साथ छोड़ू ना तेरा ये है दुनिया हम पचाते हैं। हाँ जी, ऋणात्मक बोले तो ना समझ में आएगा, लेट से मेमोराइज हो रहा है। आइए, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो पीत रस कहाँ से? यकृत। यकृत को कहते हैं लीवर। ठीक है, जब लीवर लीवर कहते हैं ना, लीवर खराब हो गया, लीवर खराब हो गया, लीवर खराब हो जाएगा, तेल वाला खाएगा तो लीवर को हम लोग अपना हम शुद्ध भाषा या विज्ञान में क्या कहते हैं? यकृत। यकृत से क्या निकलता? पीत रस। यकृत से क्या निकलता है? पीत रस। ये क्षारीय होता है, जो पीत रस होता है ना वो क्षारीय होता है। पीतरस कैसा होता है? क्षारीय। पीतरस कैसा होगा? क्षारीय। पीतरस कहाँ से निकलता है? यकृत से। ठीक है, यकृत से। पीतरस कहाँ निकलता है? यकृत से। अब पीतरस कैसा है? क्षारीय। तो पीएच मान होगा 7 से ज्यादा। 7 से ज्यादा ना। अग्न्यास से निकलता है अग्न्यासिक रस। अग्न्यास से अग्न्यासिक रस। ठीक है, और छोटी आंत सबसे बड़ी है, इसकी लंबाई कितना? 7 मीटर। छोटी आंत की लंबाई 7 मीटर। पूरा आहार नाल की लंबाई 9 मीटर। पूरा आहार नाल की लंबाई बोला जाए तो 9 मीटर। छोटी आंत की लंबाई पूछा जाए तो 60 मीटर। यकृत से निकलता है पीतरस। यकृत को ही कहते हैं लीवर। पीतरस रहता है क्षारीय। क्षारीय। निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी, यानी कौन है जो मलेरिया फैलाता है? तो मादा एनोफ्लिज मच्छर, प्लाज्मोडियम ना। मलेरिया फैलता किससे? प्लाज्मोडियम से। परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो मलेरिया किससे फैलता है? प्लाज्मोडियम से। मलेरिया किससे? प्लाज्मोडियम। अब मलेरिया कौन मच्छर काटने से होता है? मादा एनोफ्लिज मच्छर। मलेरिया आपको काटने कौन मच्छर से? मादा एनाफिलीज मच्छर आपको काट लेगा। मादा एनाफिलीज मच्छर के नाम है मादा एनाफिलीज मच्छर। जैसे आपको डांस दिया, ठीक है, तो आपको हो जाएगा मलेरिया। अब मलेरिया होगा तो आपका शरीर में प्लाज्मोडियम बढ़ने लगेगा। प्लाज्मोडियम शरीर में बढ़ने लगता है। जैसे ही काटेगा प्लाज्मोडियम आपका शरीर में छोड़ दिया। अब मादा मतलब था महिला, तो महिला का काम है खून चूसना। पुरुष कभी कोई भी पुरुष मच्छर काम की पता है आपको? कान में रहेगा, भोए 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 करेगा। मड्डावा मच्छर आएगा खाली भूमि आएगा। अब मौगी आएगा तो इसे सट आएगा, चिपका देगा, गांठ देगा। ठीक है, तो मादा एनोफ्लिज मच्छर है, इसको काटने से आपको होगा मलेरिया। मादा एनोफ्लिज मच्छर काटेगा क्या बचेगा? प्लाज्मोडियम परजीवी। ठीक है, प्लाज्मोडियम परजीवी है जो शरीर में एक जीव की तरह रहेगा और बढ़ते जाएगा, वही आपको तकलीफ देगा। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एनोडीकरण। एल्युमिनियम पर मोटा परत ऑक्सीजन का चढ़ा रहा है तो क्या कहलाएगा? एनोडीकरण। क्या कहलाएगा? एनोडीकरण। लोहा पर जिंक की परत चढ़ाए, एल्युमिनियम पर ऑक्साइड का मोटा परत चढ़ा दिया। एल्युमिनियम उसके मोटा परत ऑक्साइड के चढ़ा दिए तो उसको क्रिया यानी जो प्रोसेस हुआ इसको कहते हैं एनोडीकरण। लोहा हो, ठीक है, लोहा के ऊपर या कोई धातु के ऊपर जिंक के ऊपर चढ़ा दिए तो इसको कहते हैं जस्तीकरण या इंग्लिश में कहते हैं गैल्वेनाइजिंग करण। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु जी, सामान्य नेत्र कितना दूर तक देख सकता है? तो कहाँ तक? अनंत तक। दूर देखना है तो अनंत, यानी दूर बिंदु कितना है? अनंत। और निकट बिंदु 25